हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स। शुरू से लेके अब तक की जो क्रोनोलॉजी है इकोनॉमिक्स की, वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने देखा होगा ना, क्लासिकल है, केंजियन है, न्यू क्लासिकल है। इस सीक्वेंस में आपने देखा होगा। हालांकि सीक्वेंस जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए सिर्फ वही हम डिस्कस करेंगे। बाकी शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन सी डेट या क्रोनोलॉजी बिल्कुल ठीक बनेगी, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कई बार आ जाता है। सो सिंपल सा टॉपिक है। टॉपिक क्या है? स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स, क्रोनोलॉजी। शुरू से लेके अब तक की जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं ना, इसमें क्या क्या क्रोनोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं। अभी तक ये जो इकोनॉमिस्ट हैं, इनके नेम्स आपने देखे होंगे। हम लोग शुरू करेंगे अपनी मर्केंटलिज्म से, और न्यू केंजियन पे आके ये स्टोरी खत्म हो जाएगी। तो कोशिश करेंगे कम समय में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कवर करने की। हालांकि इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है कि आपने डेट्स याद रखनी है। हालांकि कौन सा स्कूल ऑफ थॉट या फिर कौन सा जो एरा है या फिर टाइम पीरियड है, किस चीज की स्टडी करता है, ये भी हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। तो बैचेस चल रहे हैं अभी, ऑनलाइन बैच अगर आपने ज्वाइन करना है यूजीसी नेट का, वो चल रहा है। कंबाइंड कोर्स है, पेपर 1 एंड पेपर 2। अगर सिर्फ पेपर 2 चाहिए तो पेपर 2 के लिए भी कंबाइंड नहीं, पेपर 2 के लिए भी अलग से कोर्स है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दीजिएगा, वहां से आप डाउनलोड वहां से आप लोग सीधा किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हालांकि कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी कर सकते हो। और सीयूईटी के जितने बच्चे हैं वो तैयारी कर लो, क्योंकि उनके लिए भी एक स्पेसिफिक बैच है, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज थी। अभी जो क्वेरीज आ रही है ना, भर भर के क्वेरीज आ रही है, मतलब ज्यादा क्वेरीज है झारखंड पीजीटी में सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है इस बार, तो सिलेबस के कारण काफी क्वेरीज आ रही हैं। कोशिश करेंगे अगर ज्यादा क्वेरीज आई तो हम लोग जरूर ऑनलाइन बैच उसका भी एक क्रिएट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो कम समय में ज्यादा कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करेंगे। हालांकि कोशिश करेंगे ज्यादा टाइम ना लगे इस टॉपिक पे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। यूजीसी नेट अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन है क्रोनोलॉजी, फिजियोक्रेट्स, केंजियन इकोनॉमिक, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। हालांकि मैक्सिमम स्टूडेंट के ये क्वेश्चन ठीक हुआ होगा, जो ये वाला क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एग्जाम में आया है, इन्वायरमेंट कुजनेट्स कर्व। ये भी हालांकि जो थ्योरीज है ये वो है, तो थ्योरीज क्रोनोलॉजी अच्छे से कर लेना। एक हमने पीडीएफ आपको शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहां से अगर क्रोनोलॉजी देख लेना आपने, सभी थ्योरीज है उसमें, ए टू जेड जितनी थ्योरीज है ना क्रोनोलॉजी, वो सब मिल जाएंगी। और यूट्यूब पे भी वो वीडियो है, देख लेना उसको। चलिए आगे चलते हैं। तो इस टाइप की क्रोनोलॉजी आपको देखने को मिल सकती है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मर्केंटलिज्म। हाँ जी, मर्केंटलिज्म का मतलब होता है वाणिज्यवाद, मतलब ट्रेड। तो मर्केंटलिज्म का कॉन्सेप्ट ही ट्रेड से शुरू होता है। जब हम लोग एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते हैं, एक्सपोर्ट बढ़िया माना जाता है, बल्कि इंपोर्ट बढ़िया नहीं माना जाता किसी भी कंट्री के लिए। सो मर्केंटलिज्म टाइम ड्यूरेशन देख लीजिए। फर्स्ट स्टडी हम लोग इसी करते हैं मर्केंटलिज्म की। तो मर्केंटलिज्म टाइम पीरियड 16 सेंचुरी से 18 सेंचुरी तक चला। 18 सेंचुरी में आप लोगों को पता ही है, हम लोग क्लासिकल इकोनॉमिक्स करते हैं ना। 1776 एक बुक आई थी, वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ की, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिनको हम बोलते हैं। तो वहीं से ही फिर 18th सेंचुरी लास्ट तक ये कोलैप्स कर गया। मर्केंटलिज्म एक्टिव था 200 साल तक, मतलब कह सकते हो आप 17 और 18th सेंचुरी में एक्टिव था। मेन इसका काम ये होता था कि जो आइडिया था, इसका आइडियोलॉजीज क्या थी, वेल्थ जो है नेशन का, वो डिपेंड करता है इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स पे एंड रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स पे। जितने कम इंपोर्ट होंगे वो बढ़िया रहेगा, जितने ज्यादा एक्सपोर्ट रहेंगे वो प्रोस्पेरियस कंट्री या फिर समृद्ध कंट्री मानी जाएगी। वो एक क्वेश्चन यहाँ से यूजीसी नेट में आ चुका है कि ये कौन से आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। जीरो सम गेम, एक ध्यान रखना, जो जीरो सम गेम है उसके ऊपर। तो जीरो सम गेम आपने देखा होगा गेम थ्योरी में। जीरो सम गेम्स का मतलब यही होता है, एक का गेन इक्वल टू दूसरे का लॉस। अगर एक गेन करेगा तो दूसरा लॉस कर रहा है। चलिए, सो इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय द बिलीव दैट ग्लोबल वेल्थ इज स्टैटिक। ग्लोबल वेल्थ क्या है? स्टैटिक है। मतलब जो हमारा वेल्थ है ना, वो स्टैटिक है। अगर एक कंट्री वेल्थ को इंक्रीज करना शुरू करेगा, दूसरी वेल्थ कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये जीरो सम गेम के ऊपर बेस्ड है। दूसरी बात, जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो सप्लाई ऑफ कैपिटल पे डिपेंड कर रही है। ये आइडियोलॉजी है मर्केंटलिज्म की, बहुत पुरानी, सबसे पहले यही आती है। फिर हिंदी में भी है, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन में हम इसका लिंक दे देंगे, वहीं से डाउनलोड भी कर लीजिएगा, एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। कुछ कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जो खास इकोनॉमिस्ट तो नहीं है, जिनके नेम भी हम लोगों ने नहीं सुने, लेकिन मर्केंटलिज्म से ये इकोनॉमिस्ट आते हैं। हालांकि इनका नाम कहीं पे भी हमने नहीं पढ़ा।
तो चलते हैं आगे, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजियोक्रेट्स, जो फिजियोक्रेट्स है ना, अब यहाँ से नाम आपने सुनने जरूर होंगे। तो जो फिजियोक्रेट्स है, टाइम ड्यूरेशन देख लीजिए 1710 टू 1765। अभी भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हम करते हैं ना, क्लासिकल की थ्योरीज, अभी वो शुरू नहीं हुआ है। चलिए, सो फिजियोक्रेट्स मेन जो इनका क्राइटेरिया था, जो वेल्थ होता है ना, ये बोलते थे जो लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड है या लैंड डेवलपमेंट है, वो डिसाइड करेगा कि किसी इकोनॉमी में वेल्थ कितना है ना। बिल्कुल सिंपल सी आइडियोलॉजी, जिसके पास ज्यादा लैंड वो उतना ही स्ट्रॉन्ग कंट्री। नेक्स्ट, थ्योरीज जो है फ्रांस में ओरिजिनेटेड हुई, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है 18th सेंचुरी में, और 18th सेंचुरी के बिगिनिंग में ही कह सकते हो। फर्स्ट जो डेवलपमेंट की थ्योरीज आई वो यहीं से आई, मतलब फिजियोक्रेट्स से। अब आपने नाम देखा होगा, कूजने का नाम तो सुना होगा आपने, तो कूजने का नाम इसी यहाँ पे आ गया। और दो इकोनॉमिस्ट हैं जो हमने कम सुने हुए नाम वैसे, है ना, मार्किस डी मिराबिउ एंड एनी रॉबर्ट जैक्स टर्गो। हालांकि नाम अजीब सा है, हम लोगों ने पहली बार सुने हैं। इनकी थ्योरी यूजीसी नेट में या पीजीटी लेवल पे या कहीं एग्जाम में अभी तक नहीं पढ़ी। हाँ, लेकिन टेबल इकोनॉमिक्स हमने नाम कूजने का हमने नाम सुना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। तो फिजियोक्रेट्स, टाइम ड्यूरेशन देख लीजिएगा 1710 टू 1765। हालांकि जितने भी ये टाइम ड्यूरेशन है ना, ये टाइम ड्यूरेशन एग्जैक्ट से कुछ साल आगे कुछ साल पीछे हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ बुक्स आपको ये 710 है ना, कुछ 1700 से ही आपको बताएगा, और कुछ आपको थोड़ा सा आगे पीछे बताएंगे। लेकिन हाँ, टाइम ड्यूरेशन एक लमसम आप ये देख लेना कि कितना ड्यूरेशन है, ठीक। और मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको सेम मिलेगा, लेकिन कुछ बुक्स में आगे पीछे मिलेगा। और एक इकोनॉमिस्ट पॉसिबल है कि दो स्कूल ऑफ थॉट से वो बिलोंग कर सकता है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया जी हमारा क्लासिकल इकोनॉमी, यहीं से हमारी स्टडी शुरू होती है क्लासिकल की, हमको यहीं से पढ़ाया जाता है। फिजियोक्रेट मर्केंटिलिज्म में हम कम पढ़ते हैं। क्लासिकल, इनको मॉडर्न, मतलब फर्स्ट मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स बोला जाता है। 1776 में जो वेल्थ ऑफ नेशन आई थी, तब इकोनॉमिक को एक अलग सब्जेक्ट का रूप मिला था। उससे पहले इकोनॉमी जो थी पॉलिटिकल साइंस का ही एक पार्ट हुआ करती थी। तो अब उस समय तो नया ही था ये, तो इसलिए जो फर्स्ट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है ना, या फर्स्ट मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स, वो क्लासिकल का ही है। फिर उसके बाद मॉडर्न, हालांकि आज भी मॉडर्न ही है, ठीक। तो उसके बाद फिर अपडेट होते रहे। अब आगे देखो, मेजर इकोनॉमिस्ट हम सबको पता है, क्योंकि यहीं से तो हमारी स्टडी होती है। एडम स्मिथ, जेबी से, डेविड रिकार्डो, थॉमस माल्थस, जेएस मिल, तो यहीं से हमारी स्टडी शुरू हो जाती है। तो ये सब इकोनॉमिस्ट हमारे नॉन हैं, और अब यहाँ से जितने इकोनॉमिस्ट आएंगे वो सब नॉन ही रहेंगे। नेक्स्ट देखो, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फ्री मार्केट में बिलीव करते थे, जहां पे कोई मतलब जहां पे लेजिस फेयर पॉलिसी है, देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। फ्री मार्केट प्ले है, मार्केट लॉन्ग रन में अपने आप ही रिस्टोर कर देगी फुल एम्प्लॉयमेंट पे, इक्विलिब्रियम पे। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, शॉर्टेज ऑफ है ही नहीं, शॉर्टेज जितना प्रोड्यूस होगा उतना ही कंज्यूम हो जाएगा, लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, है ना। शॉर्ट रन में इकोनॉमी ऑपरेट नहीं करती, इकोनॉमी ऑपरेट करती है लॉन्ग रन में, बेसिक एजम्पशन है। उसके बाद एडम स्मिथ ने ही एक यहाँ पे एक टर्म्स दिया, इनविजिबल हैंड। ये आ जाता है एग्जाम में कि इनविजिबल हैंड गिवन बाय होम। तो इनविजिबल हैंड का मतलब होता है वी आर फ्री, प्रोड्यूसर आर फ्री व्हाट टू प्रोड्यूस, एंड कंज्यूमर आर फ्री टू व्हाट टू बाय, है ना। तो दोनों ही फ्री है, इनविजिबल हैंड इसको हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि स्टेट का इंटरवेंशन इक्विलिब्रियम के लिए या फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, जैसे क्लासिकल एजम्पशंस है, ठीक। ये चलिए आगे चलते हैं। अब टर्म्स आए मार्जिनलिस्ट, कुछ आए ना मार्जिनलिस्ट। मार्जिनलिस्ट क्या होता है? मार्जिनल होता है एडिशनल। जब भी हम लोग एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं, हमें एडिशनल यूनिट सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिसको हम मार्जिनल सेटिस्फेक्शन या मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो ये भी मार्जिनलिस्ट ही है। मार्जिनलिस्ट की दो कैटेगरीज है, एक प्री और एक मार्जिनलिस्ट। तो मार्जिनलिस्ट से पहले इकोनॉमिस्ट देखो ये कौन है। अब ये बोलते थे जो इंडिविजुअल का जो सेटिस्फेक्शन है, या फिर जो मैक्सिमम, जो अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मैक्सिमाइज कर रहा है, या फिर जो इकोनॉमिक से जो जो भी डील कर रहा है, वो दोनों तरफ हो रही है, एक तो प्रोडक्शन साइड भी और एक डिमांड साइड भी। बल्कि जो क्लासिकल थे ना, क्लासिकल ज्यादातर सप्लाई साइड पे फोकस किया करते थे, डिमांड साइड को निग्लेक्ट करते थे। अब इसमें इकोनॉमिस्ट जैसे वॉन थनन, ड्यूपिट, कुर्नो, ड्यूपिट और कुर्नो का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना। तो ये इकोनॉमिस्ट यहाँ से जुड़े हुए थे। हालांकि एग्जाम में अभी तक ऐसा नहीं आया है कि प्री मार्जिनलिज्म या मार्जिनलिस्ट कौन थे। टाइम ड्यूरेशन 1800 टू 1850। फिर आया जी न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ना इंपॉर्टेंट है। न्यू क्लासिकल ग्रोथ, जो न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल है ना, सोलो स्वान मॉडल, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब उनका टाइम ड्यूरेशन देख लीजिए 1850 टू 1970। बहुत सारी थ्योरीज इस
में कवर हो जाती हैं बहुत सारी थ्योरीज न्यू क्लासिकल। अब देखो, एल्फ्रेड मार्शल को माना जाता है कि फादर ऑफ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ठीक है, अब जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, इनके फादर मार्शल। कहीं इसकी जो थ्योरीज थी ज्यादा पॉपुलर होनी शुरू हुई 1900s में, है ना, शुरू हो गया था 80-50 में। हम लोग जो टाइम ड्यूरेशन है आपका थोड़ा बहुत वेरी करेगा बुक टू बुक, लेकिन ज्यादा वेरी नहीं करेगा। ठीक, नेक्स्ट, न्यू क्लासिकल थिंकर्स जो थे, अब इन्होंने जो एक ऑर्थोडॉक्स था ना सप्लाई साइड इकोनॉमी का, क्लासिकल का, उसको तोड़ दिया। अब अगेन ये सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों पे ही फोकस करना शुरू कर दिया, है ना। और यहीं से ही इकोनॉमी हमारी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स शुरू होगी। पहले थ्योरेटिकल पोर्शन हुआ करता था इकोनॉमिक्स का, अब यहीं से ही मैथमेटिकल इम्प्लीकेशंस आनी शुरू हो गई, है ना। और उसके बाद जो मैथमेटिकल इम्प्लीकेशंस है आज भी हम लोग उसको करते हैं। और यूजीसी नेट और उसके बाद पीजीटी इकोनॉमिक्स, डी ट्रिपल एस भी पूछ लेता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में से भी बहुत कुछ। इकोनॉमिस्ट देख लो, बहुत प्यारे प्यारे से इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे स्टैनले जिवोन्स, मैरी एजवर्थ, वॉलरस, प्रेटो, विल्फ्रेडो प्रेटो, यार इटालियन इकोनॉमिस्ट, जबरदस्त इकोनॉमिस्ट थे। वन ऑफ द आइडियल इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो प्रेटो, है ना। क्या इक्विलिब्रियम की जो स्टडी है उनकी गजब की है। ठीक है, अपने पहले डिस्कस किया होगा एक्सचेंज जो उनकी एजवर्थ बॉक्स से उन्होंने जो एक्सप्लेन किया हुआ है, या फिर जो विल्फ्रेडो प्रेटो का ऑप्टिमम, हम जिसको बोलते हैं ना विल्फ्रेडो प्रेटो ऑप्टिमेटली कंडीशन, शानदार कॉन्सेप्ट है, पढ़ने में भी मजा आता है। चलिए नेक्स्ट, मार्जिन लिस्ट अब आ गए। पहले प्री मार्जिन लिस्ट थे, अब मार्जिन लिस्ट देखो 1850 टू 1900। हाँ जी, थोड़ा सा इसमें वही चीजें हैं जो प्री मार्जिन लिस्ट में थी। अब मार्जिनल का मतलब पहले ही हम बता चुके हैं, एडिशनल। एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करोगे तो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जिसको मार्जिनल बोलते हैं। तो मार्जिनल ये वही वर्ड है। तो यहाँ भी इकोनॉमिस्ट देखो, जीवॉन्स, मेंजर, वॉलरस, ठीक है, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को या फिर ये विचारधारा को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट, मार्जिनलिस्ट थ्योरी नॉन एज मार्जिनलिस्ट रिवॉल्यूशन भी हम इसको बोलते हैं। अब ये डिवाइड इसने कर दिया तब का, जो उस समय में मतलब जो 1850 के आसपास जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स था उसको और क्लासिकल के थॉट्स को थोड़ा सा डिवाइड कर दिया। मतलब उसके बीच का, हालांकि जो आप देखोगे जो केंज की थ्योरीज थी ना, केंज की थ्योरीज भी यही थी। उन्होंने क्या किया था, क्लासिकल की थ्योरीज को ही रिफॉर्मुलेट कर दिया था, उसको जस्ट अपोजिट वे में क्रिटिसाइज करके अपनी थ्योरीज बनाना शुरू कर दिया था केंज ने भी, और बिल्कुल काम परफेक्ट किया उन थ्योरीज ने। चलिए, तो जीवोन्स, वॉलरस, मेंजर का इसमें मेन कंट्रीब्यूशन था। क्या नाम है, द मार्जिनलिस्ट। टाइम ड्यूरेशन 1850 टू 1900। चलिए, उसी के बाद तुरंत जो एट्थ है वो है आपका ऑस्ट्रियन स्कूल, 1871 टू 1920। ऑस्ट्रियन स्कूल कहां से शुरू किया, वियना से। वियना क्या है, एक ऑस्ट्रिया की ही कैपिटल सिटी है। और मेन जो नाम आता है कार्ल मेंजर का। कार्ल मेंजर का नाम इसमें मेन आता है क्योंकि इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था। इसी को हम बोलते हैं वियना स्कूल, या फिर साइकोलॉजिकल स्कूल, या फिर कॉजल रियलिस्ट इकोनॉमिक्स, है ना। मेंजर, वॉन वॉम बेवार्क और वॉन वीजर, तीन इकोनॉमिस्ट इसमें शामिल थे। हालांकि ये भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक नहीं पूछा गया है। ऑस्ट्रियन स्कूल तो कम ही पूछा, अभी तक ना के बराबर ही पूछा गया है वैसे, ना यूजीसी में ना पीजीटी में। चलिए, ये ध्यान रख लीजिए, कार्ल मेंजर ने, ठीक है, ये फाउंडर थे इसके, 1871 में स्टार्ट किया था। मेंजर ने स्टेनले जिवोन्स और वॉलरस के साथ साथ, आपको पता ही है, पहले भी हम डिस्कस किया है पहले स्लाइड में, मार्जिनलिस्ट रिवोल्यूशन पहले ही स्टार्ट कर लिया था इन्होंने, इससे पहले भी। चलिए ना, नेक्स्ट आते हैं वन ऑफ द फेवरेट केंजियन इकोनॉमिस्ट। केंजियन इकोनॉमिक्स थॉट ना बिल्कुल आज की लाइफ से बिल्कुल मेल खाते हैं। एक एक थ्योरी इनकी, चाहे साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन हो, है ना, वो अब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, वो बिल्कुल परफेक्ट थ्योरीज है, मजेदार थ्योरीज है, पढ़ोगे ना मजा आ जाएगा, कंपेयर करके पढ़ोगे ना ये थ्योरीज को, मजा आ जाएगा। चलिए, केंजियन इकोनॉमिस्ट 1945 टू 1980। हालांकि 1946 में ही केंज की डेथ हो गई थी, लेकिन हाँ, जो केंज की आइडियोलॉजीज थी उसको आगे बढ़ाया, जिसको हम केंजियन इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। तो वर्ल्ड वॉर टू 1944 में आउटब्रेक हो गया था। उसी के बाद आपको देखने को मिलते हैं वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, है ना, ट्विन ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलते हैं हमें। अब वर्ल्ड वॉर टू के बाद ही इन्होंने 1970s तक केंजियन इकोनॉमिस्ट की विचारधारा को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट, ये बोलते थे इन्फ्लेशन एंड स्लो ग्रोथ हो रही है। जो एडवांस इकोनॉमी है ना,
हालांकि 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसकी पूरी स्टडी की थी किसने? केन्ज ने। 1936 में एक बुक आई, बहुत प्यारी सी बुक, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, पढ़ाई भी जाती है ये यूनिवर्सिटीज में। और इसका हम लोग टॉपिक सिर्फ चैप्टर करते हैं, ये वाला जो है ना इसका चैप्टर करते हैं, मजेदार चैप्टर है। तो 1936 में ये थ्योरी, ये भी एग्जाम में आ चुका है कि थ्योरी किसने दी थी। हालांकि बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता है। तो काम तो इन्होंने पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन जो विचारधारा है हम लोग इसको मानते हैं 1944 टू 1970। चलिए, सो फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स भी हम केन्ज को बोल सकते हैं। चलिए, हम लोग पहले ही एक उपाधि दी हुई है, एक पोजीशन क्या दी हुई है, लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। और उससे बाद जो एक फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। तो फादर बड़ा या फिर भगवान बड़े, तो खुद डिसाइड करना। थ्योरीज क्लासिकल की पढ़ना और फिर उसके बाद केन्ज की थ्योरी पढ़ना, फिर देखना कि फादर बड़ा या फिर लॉर्ड बड़ा, कौन बड़े हैं। चलिए आगे चलते हैं। न्यू दैट इज मोनेट्रिस्ट, 10th नंबर पे है मोनेट्रिस्ट रिवोल्यूशन। अब फ्रीडमैन की थ्योरी ना, फ्रीडमैन क्या करते हैं, आपने देखा होगा, फ्रीडमैन रीस्टेटमेंट ऑफ क्यूटीएम, क्यूटीएम को इन्होंने क्या किया, रीस्टेटमेंट किया। रीस्टेटमेंट मतलब दोबारा क्यूटीएम, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को ही इन्होंने रिफॉर्मुलेट किया, उसको अपनी तरीके से बताया। हालांकि जो थ्योरी थी इनकी क्लासिकल के ऊपर ही बेस्ड थी, क्लासिकल का जो फिशर का क्यूटीएम था उसके ऊपर बेस्ड थी। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है। और हाँ, ये अभी भी क्वेश्चन क्रोनोलॉजी बना था, मॉनेटरी रिवोल्यूशन टाइम पीरियड, 1950 टू 1970 हम इसको मान सकते हैं। और फ्रीडमैन, ये भी देख लीजिए कौन से यूनिवर्सिटी से, कॉलेज, ये जो उनके कलीग्स थे, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। ठीक, मेन इन्होंने जो 1950 टू 1970 है ना एक स्टडी दी जिसको हम बोलते हैं मोनेटरिस्ट काउंटर रिवोल्यूशन। ठीक, तो ये 1960s भी आप बोल सकते हो, 1950, 1960 और 1970s तक ये फाइनली चला। चलिए, तो मेन ये था कि इन्होंने क्या डिस्कस किया, इन्होंने क्या क्यूटीएम की थ्योरी को ही रिफॉर्मुलेट किया। नेक्स्ट वन इज न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपने देखा है एक न्यू क्लासिकल जो टाइम पीरियड है 1850 टू 1970। अब ये वाली कंडीशन है या ये वाली है एरा, न्यू क्लासिकल का एरा, हम लोग रफली इसको मानते हैं 1970 टू प्रेजेंट, टिल प्रेजेंट, है ना। और यहाँ पे देखो जितनी भी क्लासिकल की थ्योरीज थी उन्हीं को ही रिफॉर्मुलेट या फिर उन्हीं को ही थोड़ा सा इंप्रूव किया गया। मेन नाम इसमें आता है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, और 1970s ऑनवर्ड्स ये स्टार्ट हो गया। और इसमें अब जो इम्पोर्टेंट जो इकोनॉमिस्ट हैं वो आ जाते हैं, जैसे रॉबर्ट लुकास हो गया, रॉबर्ट बारो हो गया, ये सब चीजें आपने देखा होगा ना, रियल बिजनेस साइकिल जब हम पढ़ते हैं वहां भी यूज होते हैं ये इकोनॉमिस्ट। सो 1980s के बाद जो केंज की फिलोसफी थी उसको रिजेक्ट करके फिर से क्लासिकल की जो फिलोसफी थी उसको उस पर एम्फोसाइज किया, लेकिन हाँ थोड़ा सा चेंजेस के साथ। चलिए, उसके बाद जो इकोनॉमिस्ट इसके साथ जुड़े हुए वो भी देख लो। इकोनॉमिस्ट इसके साथ है जैसे रॉबर्ट लुकास, उसके बाद सर्जेंट, नील वेलेस, उसके बाद एडवर्ड प्रीकॉस्ट, हालांकि ये हमने कम सुने हैं नाम, प्रेस्कॉट, उसके बाद रॉबर्ट बैरो एंड रॉबर्ट हॉल। ठीक है, ये इकोनॉमिस्ट इससे जुड़े हुए हैं। अब ये देख लो कि स्टडी इनकी किससे रिलेटेड थी। अब इनकी स्टडी भी वैसी थी जैसी क्लासिकल की स्टडी थी। हाँ जी, एक ऐसा मार्केट होना चाहिए जहाँ पे फ्री मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल है। उसके बाद गवर्नमेंट जो ये मानते थे ना, कि ये बोलते थे कि गवर्नमेंट एक बैड एलिमेंट है, गवर्नमेंट बुरी है, क्योंकि वो जो पब्लिक, जो प्राइवेट की प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, प्राइवेट की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती है। मींस ग्रेजुअल कन्फिस्केशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कन्फिस्केशन मतलब अपने पास जब्त कर लेती है, तो ये बैड एलिमेंट है, गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। फिर बोलते थे मार्केट फ्रेंडली अप्रोच होना चाहिए, मार्केट फ्रेंडली, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट इंटरवेंशन तब थोड़ा सा होना चाहिए जब यहाँ पे इकोनॉमी मार्केट फेल हो रहा है। मार्केट फेल हो रहा है तीन चीजों की वजह से, जैसे मिसिंग मार्केट से, इसमें प्राइस मैकेनिज्म कुछ वर्क ही नहीं कर रहा, इम्परफेक्ट नॉलेज है, या फिर एक्सटर्नैलिटीज, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वहां गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन किसी भी तरह से इकोनॉमी में नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए न्यू क्लासिकल से। लास्ट में आ जाता है हमारे पास न्यू केंजियन। अब न्यू केंजियन इकोनॉमिस्ट भी केंज की जो विचारधारा है उसी को फिर से फॉलो करते हैं। सो न्यू केंजियन इकोनॉमिस्ट 1991 टू आउटब्रेक ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के 8 तक ये थ्योरी। ठीक है, हम लोग एक टाइम मानते हैं इसका ये। नेक्स्ट जो न्यू केंजियन इकोनॉमिस्ट थे
डोमिनेंट थे। टाइम ड्यूरेशन आपको बता दिया है 1991 टू 1990s में, कह सकते हो जब फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में आए थे तब तक। नेक्स्ट, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी पे तो थोड़ा ध्यान दिया ही दिया। साथ में बोलते थे कि जो डेफिसिट स्पेंडिंग है, जिसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है गवर्नमेंट की रिवेन्यू से, उससे क्या होगा, उससे सेविंग बढ़ेगा, लोगों की सेविंग बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। लेकिन हाँ, कहते हैं उससे ना तो डिमांड बढ़ने वाली, ना ही इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाला, अकॉर्डिंग टू न्यू केंजियन इकोनॉमिस्ट। फिर उसके बाद न्यू केंजियन इकोनॉमी जो थे फोकस करते थे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी पे। अभी भी जो मेन टैग है ना फिजिकल पॉलिसी का या फिर मॉनेटरी पॉलिसी का, वही है ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। और फुल एम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं करते थे, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते थे जो शॉर्ट रन फिनोमिना है वो तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का है, फुल एम्प्लॉयमेंट तो लॉन्ग रन में आएगा। लॉन्ग रन में तो केंज कहते हैं लॉन्ग रन वी ऑल आर डाइड। सो न्यू केंजियन इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं, मार्केट एज नॉट सेल्फ रेगुलेटिंग। मार्केट सेल्फ रेगुलेटिंग नहीं है कि अपने आप ही वो फुल एम्प्लॉयमेंट में रिस्टोर हो जाएगा। तो शॉर्ट रन में क्या रहता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट में रहता है, सेल्फ लिक्विडेटिंग या फिर सेल्फ एडजस्टेड एलिमेंट नहीं रहता कि सेल्फ रेगुलेट करके अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी शॉर्ट रन यहाँ पे ऑपरेट होती है। अब एक चीज देखी होगी आपने, मेन्यू कॉस्ट, मेन क्यू का मॉडल देखा होगा, और यहाँ प्राइस क्या रहते हैं, स्टिकी। न्यू केंजियन मॉडल में प्राइस स्टिकी रहते हैं। हालांकि क्लासिकल क्या बोलते हैं, प्राइस और वेजेस की एडजस्टमेंट से फुल एम्प्लॉयमेंट आ सकता है, लेकिन ये बोलते हैं कि शॉर्ट रन में तो प्राइस क्या रहते हैं, प्राइस को इतना जल्दी, स्टिकी प्राइस का मतलब ये होता है प्राइस आपके कांस्टेंट है, कॉस्ट बढ़ने से या कॉस्ट कम होने से प्राइस पे इमीडिएट इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्राइस थोड़ा बहुत कांस्टेंट रहेंगे या फिर मूव करेंगे बिल्कुल स्लोली। ठीक, इसको हम बोलते हैं प्राइस स्टिकी। अब लेकिन वेज प्राइस फ्लेक्सिबल बोलते थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। सो ये बोलते हैं न्यू केंजियन मॉडल्स इंप्लाइज दैट ये जो भी मॉडल है ये वाला स्टिकीनेस, वेज या प्राइस स्टिकीनेस, क्योंकि ये कहते हैं कि प्राइस और वेज इतनी जल्दी जल्दी नहीं चेंजेस होते, सो दैट फेल टू अटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। यही कारण है कि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आता, प्राइस और वेजेस फ्लेक्सिबल नहीं होते, है ना। तो केंज कहते हैं आगे मॉनेटरी पॉलिसी का भी यूज करो, फिजिकल पॉलिसी का भी यूज करो। सो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज है फिजिकल पॉलिसी उसको भी, और जो सेंट्रल बैंकिंग की जो एक्टिविटीज है उसको भी। तो दोनों का ही रोल हो गया, सेंट्रल बैंक का भी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। मतलब क्या है, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों का ही रोल इन्होंने ठीक ठीक समझा इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, रेदर देन लेजस फेयर पॉलिसी। लेजस फेयर पॉलिसी है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो। ठीक, तो ये थॉट प्रोसेस था न्यू केंजियन इकोनॉमिस्ट का। चलिए, तो टोटल कुल मिला के ये जो सीरीज थी, इसमें हमने शुरू से लेकर एंड तक इकोनॉमिस्ट थॉट्स डिस्कस किए। और हो सकता है कि कुछ कुछ जो चीजें थी, हाँ टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट बुक्स में थोड़ा कुछ साल इधर कुछ साल उधर हो सकता है ना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, बार कमेंट कर दीजिएगा, जो भी टॉपिक सुटेबल लगेगा उस पर वीडियो हम लोग जरूर बनाएंगे। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।